गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेज की बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। (1750) ईस्वी में उन्होंने आवेश के दो प्रकार को इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने कहा कि आपका चार्ज दो तरह का होता है। एक को उन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग हिंदी में कह देंगे धन आवेश, और दूसरे को कह देंगे निगेटिव चार्ज। इसको हिंदी में बोला जाएगा ऋण आवेश। तो आवेश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, धन आवेश तथा ऋण आवेश। अब धन आवेश कब होता है और ऋण आवेश कब आता है किसी वस्तु पर, इसे देखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट समझिए, किसी वस्तु पर धन आवेश कैसे आता है। तो मान लीजिए कि यह एक वस्तु है। इस वस्तु में पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर था। तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगा तो वह वस्तु आपका उदासीन कहलाएगा। मतलब इसका जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो है। तो जरा इस बात को नोट कर लिया जाए कि इसके पास टोटल चार्ज था कितना। तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स माइनस, मान लीजिए इसमें 100 इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से इसके पास चार्ज होगा -100 E। प्रोटॉन के वजह से इसके पास कितना चार्ज है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, और दोनों की संख्या बराबर है तो ये भी हो जाएगा 100E। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता, E इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त इस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है। तो +100E और -100E ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स आपका ये वस्तु उदासीन हो गया। इसी को आप न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रल आपने किसको कह दिया? जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को या तो वस्तु से निकाल दीजिए या उसमें प्रवेश करा दीजिए। तो ऐसा किसी भी तरीके से करिए और सोचिए कि क्या होएगा। तो सोच के देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, फ्रेंड्स, ये वस्तु है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है।
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला या इंटर किया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले जितना था उससे भी कम हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 था, कुछ निकल गया, तो मान लेते हैं मतलब मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से बाहर निकल गया, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है? तब चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, पहले टोटल 100 इलेक्ट्रॉन था, अब 10 निकल चुका है, तो कितना बचा हुआ है? 90। तो -90 ई आपका चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के वजह से। प्रोटॉन के वजह से कितना चार्ज? तो प्रोटॉन की संख्या तो उतना ही था, +100 ई। अब बताइए इस बॉडी पे टोटल चार्ज इस वक्त कितना है? तो +100 और -90 ऐड कीजिए, कितना होगा? +10 ई। ये प्लस साइन पर ध्यान दीजिए आप। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा जाता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह बॉडी धन आवेशित हो जाता है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, जो इस वक्त आपके रिजल्ट में क्लियरली दिख रहा है। तो लिख देना चाहिए, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, तो वह बॉडी धन आवेशित हो जाता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, वह वस्तु आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो यहाँ एक कंक्लूजन आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स त्याग होगा, जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आप निकालेंगे, जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आइए इसका एक और केस बनता है। तीसरा पॉइंट, यह एक बॉडी है। हमने देखा यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अब ज़्यादा हो चुका है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें प्रवेश करा चुके हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो चुकी है। तो बतलाइए तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है? तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना होगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन था आपका 100, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन और इस बॉडी में प्रवेश कर जाता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव और टोटल संख्या 110, तो चार्ज हो जाएगा 110 ई। प्रोटॉन की संख्या में कोई हेरफेर नहीं होता कभी भी, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अभी भी रह जाएगा +100 ई। तो बतलाइए अब बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है? तो -10 ई। ये इस साइन पर ध्यान दीजिए। मीन्स जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, तो वह बॉडी आपका ऋण आवेशित हो चुका होता है।
तो ये है आपका एक बॉडी जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है कॉमा, तो वह बॉडी ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ भी एक कंक्लूजन हम लोगों को याद रख लेना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता इक्वल्स टू निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगा किसी बॉडी में तो वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हुई तो वो बॉडी आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेज। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बॉडी हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मेजरमेंट ऑफ चार्ज। आवेश की मापन, एक एक करके बात करें। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आवेश के मापन में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यह दिशा से स्वतंत्र होती है, और चूंकि यह दिशा से स्वतंत्र होती है इसलिए यह एक अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के कारण आवेश को आपस में गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आवेश है Q1 इक्वल्स -100 माइक्रो कूलम्ब। सीखेंगे आगे ये माइक्रो, ये कूलम्ब क्या है। हमारे पास आवेश है +200 माइक्रो कूलम्ब। हमारे पास आवेश है +50 माइक्रो कूलम्ब। हमारे पास आवेश है -125 माइक्रो कूलम्ब। तो हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। तो क्या कीजिएगा, -100 माइक्रो कूलम्ब +200 माइक्रो कूलम्ब +50 माइक्रो कूलम्ब -125 माइक्रो कूलम्ब, सबको ऐड करते हैं। -100 और +200 +100
+100 और +50, +150, +150 -125 +25 माइक्रो कूलम्ब। तो इस तरीके से जोड़ना गणित का साधारण नियम कहलाता है। तो आपके आवेश के मापन में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वह दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए वह अदिश राशि है। और चूंकि वह अदिश राशि है इसलिए वह गणित के साधारण नियमों का पालन करती है। पहला पॉइंट नोट करा जाए। आवेश के मापन में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। यह दिशा से स्वतंत्र होती है। इसीलिए आवेश एक अदिश राशि है। तथा इसे गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। आवेश के मापन में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यह दिशा से स्वतंत्र होती है, इसलिए आवेश एक अदिश राशि है तथा इसे गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट सुने आप। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं जो मौलिक राशियों से प्राप्त की जा सकती है। मौलिक राशि किसे कहते हैं? मौलिक राशि ऐसे राशियों को कहा जाता है जो आपस में स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, जिनके बीच आपस में कोई संबंध नहीं होता है, हम उसे मौलिक राशियां बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में आप लिखिए, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। अर्थात इसे मौलिक राशियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन कौन सी मौलिक राशि है जिसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 3 में लिखिए,
विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, अंग्रेजी में कहिएगा इसको इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। आपको ये बात बतला देना चाहिए कि आपका ये करंट और ये टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली करंट बोल सकते हैं, यह दोनों आपका मौलिक राशि है। मीन्स ऐसी राशियां हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, बट इनके कॉम्बिनेशन से हम जिस राशि को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हमें याद रखना चाहिए कि आपका विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर 4 में बात करनी चाहिए। विद्युत आवेश की बीमा। एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स कि बीमा कहते किसको है। तो किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल राशियों के टर्म में रिप्रेजेंट करना उस भौतिक राशि की बीमा अथवा बीमीय सूत्र कहलाता है। विद्युत आवेश को आप करंट और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हम उस रिप्रेजेंटेशन को विद्युत आवेश की बीमा कहेंगे। आवेश को Q से सूचित करते हैं और जिसका बीमा लिखना होता है उसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। जब भी बड़ी ब्रैकेट देखें आप बिग ब्रैकेट, आप समझिए हम उसके डायमेंशन की बात करने जा रहे हैं। करंट के लिए स्मॉल i का यूज़ कीजिए और टाइम के लिए t का यूज़ कीजिए। ये हो गया आपका सिंबल करंट और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब करंट के बीमा की बात होगी तो कैपिटल I का यूज़ करने को कहा गया है। कैपिटल I यहाँ पर करंट के बीमा को दर्शाता है। टाइम के लिए कैपिटल T का यूज़ करेंगे, इसे कहेंगे आवेश की बीमीय सूत्र। आवेश की बीमीय सूत्र क्या होती है? IT। या फ्रेंड्स इसके बदले I की जगह पर कैपिटल A का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और टाइम के लिए T तो आप AT भी बोल सकते हैं। दोनों ही फेमस है। आपको जो आसानी से याद रह जाए आप उसे याद रख सकते हैं, या क्वेश्चंस में जिस तरह का डेटा यूज़ होगा उसका आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिएगा। जेईई मेन और नीट के एग्जामिनेशन में जनरली ए के टर्म में यूज़ रहता है, हम लोग आई का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो क्यू अंडर ब्रैकेट मीन्स आवेश की बीमा IT या AT। पॉइंट नंबर 5 में हम इसके मात्रक की बात करते हैं। दो मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है। SI मात्रक और दूसरा इंसिजियस सिस्टम। SI मात्रक में क्या हो जाएगा? चार्ज बराबर आपने लिखा है IT
आई के लिए एम्पियर ए से रिप्रेजेंट कीजिए, टाइम के लिए सेकेंड एस से रिप्रेजेंट कीजिए। आपके आवेश की एसआई मात्रक हो गई एम्पियर इंटू सेकेंड। बट इसको बदल दिया गया है और भी इजी एक यूनिट के रूप में। हम इसके बदले कैपिटल सी का यूज करते हैं और कूलम्ब पढ़ते हैं। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है। हम इस वक्त इस कूलम्ब को एक यूनिट के रूप में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ याद रख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल्स टू 1 कूलम्ब। हम 1 कूलम्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप एम्पियर सेकेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सीजीएस सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक स्थिर आवेश के लिए, दूसरा गतिशील आवेश के लिए। अगर आवेश स्थिर है तब आप अपने आवेश का सीजीएस सिस्टम में मात्रक इस्तेमाल कीजिएगा स्टैट कूलम्ब। इसी को फ्रैंकलिन भी पढ़ा जाता है। और गतिशील आवेश के लिए इस्तेमाल कीजिएगा एब्सोल्यूट कूलम्ब। शॉर्ट में इसको एबी कूलम्ब लिख सकते हैं इस तरीके से। तो स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक है, लेकिन तब जब आवेश स्थिर होगा। और सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट कूलम्ब आवेश का मात्रक है जब आवेश आपका गतिशील होगा। तो एक हो गया कूलम्ब, दूसरा स्टैट कूलम्ब, तीसरा एब्सोल्यूट कूलम्ब। इसमें इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो याद रखना चाहिए। 1 कूलम्ब इक्वल्स 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। 1 कूलम्ब इक्वल्स 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब। अब क्या करिए फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब, यानी इस दोनों को आप मिला के एक रिलेशन याद रख सकते हैं। 10 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब। वन एब्सोल्यूट कूलम्ब इक्वल्स टू 10 कूलम्ब इक्वल्स, अब 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब इक्वल्स टू 10 कूलम्ब और 1 कूलम्ब इक्वल्स 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। तो 10 कूलम्ब इक्वल्स यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक पावर इंक्रीज कर जाएगा 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम्ब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना चाहिए। तो कूलम्ब हो गई एसआई मात्रक, स्टैट कूलम्ब और एब्सोल्यूट कूलम्ब हो गई सीजीएस मात्रक, और उनके बीच का ये रिलेशन हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात बतला दें कि आप स्टैट कूलम्ब को ESU भी बोल सकते हैं, लिखते हैं हम हेयर। इसी रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। एब्सोल्यूट कूलम्ब को EMU बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब जब आपका आवेश गतिशील है, इक्वल्स टू 10 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम्ब का मतलब ESU। तो 1 EMU इक्वल्स 10 कूलम्ब इक्वल्स 3 × 10⁻10 ESU। हम जरूर याद रखें इसको।
पॉइंट नंबर 6 में आइए। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं प्रैक्टिकल, प्रायोगिक मात्रक, जिसका यूज रेगुलर होता रहता है। एक है आपका एम्पियर आवर और दूसरा है आपका फैराडे। ये दोनों प्रायोगिक मात्रक हैं, प्रैक्टिकल यूनिट कहलाते हैं। रिलेशन याद रखेंगे, 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम होता है और 1 फैराडे बराबर लगभग 96,500 कूलम होता है। 7वां पॉइंट, आवेश की सबसे बड़ी मात्रक आवेश की सबसे छोटी मात्रक, आवेश की सबसे बड़ी मात्रक होती है फैराडे और सबसे छोटी मात्रक होती है फ्रैंकलिन। ये सब याद रखने की ज़रूरत है। 8वां पॉइंट, ये जो आवेश की एसआई मात्रक है कूलम, 1 कूलम, ये आवेश की बहुत बड़ी मात्रा है। हम आगे जब कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो समझाएंगे कि 1 कूलम चार्ज को एस्टेब्लिश करने में कई दिन, महीने, साल लग सकते हैं। मतलब रियल प्रैक्टिस में वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। रियल प्रैक्टिस में जो यूज का है वह 1 कूलम से बहुत छोटा मान है और छोटे मानों को छोटे मात्रकों के साथ ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हम एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके उसको व्यवहारिक बना लेते हैं, यानी छोटे मात्रा को मापने योग्य सुगम बना लेते हैं। तो कहते हैं 1 कूलम आवेश की बहुत बड़ी मात्रक है। उस मात्रक को व्यवहारिक बनाने के लिए एसआई प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। अब कौन कौन एसआई प्रीफिक्सेस बहुत यूजफुल है, हम एक दो उसको देख लेते हैं। हालांकि उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। MC मिली कूलम्ब, म्यूसी माइक्रो कूलम्ब, NC नैनो कूलम्ब, PC पिको कूलम्ब, ETC। ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, दीज आर प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस हैं जो आपके कूलम्ब को छोटा करने आया है। 1 मिली कूलम्ब इक्वल्स 10⁻³ कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स 10⁻⁻⁻⁶ कूलम्ब। 1 नैनो कूलम्ब इक्वल्स 10⁻⁹ कूलम्ब। 1 पिको कूलम्ब इक्वल्स
10⁻⁻12 कूलम ETC। तो आप इन प्रीफिक्सेस का ध्यान रखें, इनका यूज़ आपको न्यूमेरिकल से बहुत करना है। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट, आखिर ये 1 कूलम होता क्या है? 1 कूलम को जरा सा डिफाइन करा जाए। 1 कूलम की परिभाषा। फ्रेंड्स, एक वायर लीजिए, जिस वायर से करंट को कंडक्ट किया जा सकता हो, इसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे आपको कुछ सिलिंड्रिकल दिखेगा, लाइक दिस। ये है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA। तो किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब कितनी है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहा गया है 1 कूलम्ब आवेश की वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। भाई, दिए गए क्रॉस सेक्शन से जब 1 एम्पीयर के धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे तो कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम 1 कूलम्ब कहते हैं। अभी आप इस डेफिनेशन को सिर्फ एक बार 2 बार रिकॉल करके रखिए, ये अगले यूनिट में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। गुड बाय।